टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना, जो हम फैराडे के लॉ से करते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहाँ बोला सेल्फ इंडक्शन, खुद में ही ईएमएफ जनरेट करना। खुद में का मतलब एक ऐसी कॉइल जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसी कॉइल में उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं चेंज करूं तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब सेम कॉइल, उसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमको वेरी करना है, तो वेरी करने से उसमें अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे एग्जांपल, इस एरो का मतलब समझते हो? वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस नहीं है वो, ध्यान से देखो। बैटरी। बैटरी बैटरी वेरिएबल बैटरी। क्लियर? हाँ सर। वेरिएबल बैटरी का मतलब है हम बैटरी के करंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ये बैटरी यहाँ पे लगाई है, तो सिंपल बात है, यहाँ से करंट पास होगा, वो करंट इस कॉइल में भी ट्रांसफर होगा और यहाँ से बाहर आएगा। तो कॉइल में जब हम करंट पास करते हैं तो कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और कॉइल यहाँ पे बिहेव करेगा एज ए सोलेनॉइड। ठीक है, गॉट इट? ऐसे राउंड होके मैं बताइए क्लोज लूप बना लेती है, हम वो अभी डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, अभी सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट पे डिपेंड करती है, लेकिन हमने हमें बैटरी वेरिएबल लगाई है। वेरिएबल बैटरी का मतलब होता है कि हम बैटरी की वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर हम बैटरी की वैल्यू को चेंज करेंगे
तो क्या करंट कांस्टेंट रहेगा? नो सर। नहीं सर। No, sir. तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? नो सर। इसका मतलब No, sir. के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलती रहेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ जनरेट होगा। अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? इंड्यूस ईएमएफ के मतलब ऑपोजिट। नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा जिसने इसको जनरेट किया उसको अपोज करेगा। तो इसमें जनरेट क्यों होगा ईएमएफ? करंट बदलने की वजह से। तो अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा? पहला काम, करंट के चेंज होने का अपोज करेगा। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो अंदर का ईएमएफ ट्राई करेगा इसको डिक्रीज करना। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो अंदर का करंट ट्राई करेगा इसको इंक्रीज करना। मतलब अंदर का जो करंट है बाहर वाले करंट के चेंजेस को अपोज करेगा। बाहर का करंट का चेंज अगर पॉजिटिव है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर का करंट का चेंज अगर नेगेटिव है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब कॉइल के अंदर एक और ईएमएफ जनरेट होगा जो बाहर वाले करंट को क्या करने की कोशिश करेगा? चेंज करने की कोशिश करेगा। ऐसे फिनोमिनन को, ऐसी सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। गॉट इट? यस सर। ठीक है। एज shown in figure, consider a coil is attached with a variable DC source. Variable DC source. When electric current is passing through coil, then the magnetic field is produced in it. Clear? Magnetic field is produced in it. Now, due to variable source, the electric current, the value of electric current gets changed. As a result, magnetic flux linked with coil changes, and according to Faraday's law, EMF is induced in a coil. Clear? Without यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई सबको बात? हाँ सर। The phenomenon to induced EMF in a coil due to change in self magnetic flux is known as mutual induction. समझ में आया बेटा बात? किसी को डाउट है? हाँ सर।
नो सर। दूसरी बात, the EMF produced in this way is known as self-induced EMF. EMF और बैक EMF, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, या फिर क्या वर्ड यूज करते हैं? बैक EMF। समझ में आई बात बेटा? जाता Yes, sir. ये जो बैक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बैक का रीजन क्या है कि अंदर जो EMF जनरेट होता है ना, जिसने उसको जनरेट किया ये उसको अपोज करने की कोशिश करता है, हैंस इट इज कॉल्ड बैक EMF, यानी कि रिटर्न आना। क्लियर? दूसरी बात, the magnetic flux linked with coil is directly proportional to the electric current linked with coil. तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स यानी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं n टाइम्स ऑफ फाई, क्योंकि n टर्न्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना करंट ज्यादा उतना फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं L। इसमें अगर मैं L को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या मिलेगा? n फाई अपॉन I। तो टोटल फ्लक्स दिया हो तो फिर n नहीं आएगा, सिर्फ फाई आएगा। Here L is known as self inductance of coil। क्या बोलेंगे उसको? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। समझ में आया बेटा बात? यूनिट ऑफ एल क्या बन सकता है? यूनिट एल का तो ऊपर फ्लक्स है, नीचे करंट है। फ्लक्स का यूनिट क्या था याद है? Tesla meter टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय per ampere. एम्पियर, या फिर वेबर पर एम्पियर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था फ्लक्स का यूनिट वेबर भी होता है। समझ में आई बेटा बात? यस सर हाँ बेटा बोलो। सर ये द फिनोमेनन वाली जो लाइन है उसमें नोन एज सेल्फ इंडक्शन रहेगा ना, म्यूचुअल कैसे आएगा? सॉरी मैंने म्यूचुअल लिख दिया। हाँ सर। ओके ओके, सेल्फ पढ़ रहे हैं, सेल्फ ही आएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? दूसरी बात, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अब फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान देना, क्या होगा यहाँ पे? n फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। डी बाई डी टी एन फाई, डी बाई डी टी एल आई। ठीक है, अब इसमें n एज इट इज रखेंगे, यानी हम लिखेंगे n डी फाई बाई डी टी। सामने l कांस्टेंट होता है, इट्स डी आई बाई डी टी। ठीक है, दोनों साइड माइनस लगा देंगे। पता चला क्या किया? दोनों साइड माइनस लगा दिया। ये लेफ्ट वाला टर्म कहीं देखा हुआ? क्या है ये लेफ्ट वाला टर्म? इट्स EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। याद है?
E is equal to Yes. minus n d phi by dt. एक टर्न होता है d phi by dt, n टर्न्स होता है n d phi by dt. तो ये जो तुम्हें ईएमएफ मिला, इस ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ. समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. When time rate of change of current is 1 ampere per second, तो उस वक्त ईएमएफ क्या मिलेगा? माइनस एल. Then the EMF induced in a coil is equal to self inductance of coil. या इसको हम ऐसा ना लिखें तो ऐसा लिख सकते थे. The EMF induced in a coil is known as self inductance of coil. आई बात समझ में बेटा? क्लियर? हाँ सर. तो इसका एक यूनिट और भी डाल देगा. एल का मैं यूनिट बनाऊं, इट्स कॉल्ड वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर या फिर ओम सेकंड. पता चला ओम सेकंड क्यों? सर ये वीवर की बदले वोल्टेज सेकंड क्यों आया सर? देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला एल डी बाई डी, इसमें एल को सब्जेक्ट बनाओ तो डी टी मल्टीप्लाई जाएगा. तो ईएमएफ का होता है वोल्ट, dt का होता है सेकंड और di नीचे आएगा, वो हो जाएगा एम्पियर. आई बात समझ में? क्लियर? इसका मतलब वेबर एंड वोल्टेज सेकंड आर सेम थिंग. समझ में आई बात? यस सर. अच्छा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर, वोल्टेज यानी v, एम्पियर यानी आई, v अपॉन आई, तो v इज इक्वल हमने पढ़ा है आई आर, तो वो बन जाएगा ओम. तो यूनिट देख लो, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर, ओम सेकंड. अच्छा, ओम किसका यूनिट है? Resistance. रेजिस्टेंस. और ये पूरा यूनिट किसका है? एल का. तो एल इज इक्वल टू ओम सेकंड है का. ओम रेजिस्टेंस है का, रेजिस्टेंस डिवाइड में ले लूं तो सेकंड का यूनिट क्या बन जाएगा? एल अपॉन आर. यस सर. समझ में आई बात? तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेकंड के यूनिट के इक्वल है, तो उसमें ये भी याद रखना एल अपॉन आर इज ऑल्सो सेकंड. मैं यहाँ लिख दूं अलग से, एल अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेकंड, यानी कि टाइम बोल सकते हैं. या कि उल्टा कर दूं आर अपॉन एल, तो आर अपॉन एल क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स. यानी फ्रीक्वेंसी. समझ में आई बात? यस सर. Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस सर. दूसरी एक Yes, और बात sir. इसमें याद रखना, एनी component of circuit which possess property of self-inductance is known as inductor. Clear? सर्किट का कोई कंपोनेंट जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर. जैसे रजिस्टर पढ़ा था ना, वैसे इंडक्टर. और इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है. इसको बोलते हैं एल. जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कैपेसिटर, फिर दूसरा आया था थर्ड चैप्टर में रजिस्टर, ये तीसरा कंपोनेंट इसको बोलते हैं इंडक्टर.
तो मैं बताया रेजिस्टेंस में दो कनेक्शन होते थे, सीरीज और पैरेलल। Yes, sir. हाँ तो बताओ सीरीज कनेक्शन का रजिस्टर की फॉर्मूला क्या है, R equal to R1 plus R2 और पैरेलल की 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. सेम। इंडक्टेंस की भी ऐसी होती है, अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है ना तो हम बोलेंगे L1 प्लस L2। अगर दो इंडक्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है हम बोलेंगे 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लिख Yes. लो फास्ट, लिख लो, लिख के मैसेज करो।